हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होमलैंड एकेडमी पे। मैं हूं आपका दोस्त मनीष मिश्रा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 10th के बायोलॉजी का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्लास 10th के हम बाकी चैप्टर्स भी किए हैं जैसे केमिस्ट्री वगैरह के, तो ये बायोलॉजी के सीरीज में हमारा पहला चैप्टर होगा। हालांकि होना चाहिए था लाइव प्रोसेस, बट हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से चालू कर रहे हैं। आएंगे धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है? अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें तो सिंपल सी आपको बात पता चलेगी कि आपके तरफ हो रहे होते हैं तमाम सारे चेंजेस, उन पे आप रिएक्ट करते हो। तो अगर हम उनको साइंटिफिक टर्म्स में मतलब अपना डिनोट किया जाए तो हम स्टिमुलस और रेस्पॉन्स की बात करेंगे। स्टिमुलस क्या है? आपके तरफ कुछ भी आपके एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में कोई भी चेंज हो रहा है जिसकी वजह से आप रिएक्ट कर रहे हो, तो वो क्या होगा? जो सराउंडिंग का चेंज है वही होगा स्टिमुलस, और जो आपके मतलब रिएक्शन की बात की जाएगी वही होगा आपका रेस्पॉन्स। और ये स्पेसिफिक होता है, प्लांट्स में भी पाया जाता है और एनिमल्स में भी पाया जाता है। जैसे कि अब बहुत सारी चीजों को देखते होंगे, कोई बिल्ली दौड़ रही है, कोई बच्चे मतलब चिल्ला रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और कोई आपने देखा होगा कि सनफ्लावर है, वो सूरज की डायरेक्शन के मतलब हिसाब से अपने फ्लावर का जो फेस है वो टर्न कर रहा होता है। तो हम देखते हैं सब में कुछ ना कुछ कॉमन है। क्या है? सबको कुछ ना कुछ, क्या आपका जो बिल्ली दौड़ रही है उसको कोई चूहा दिखाओ, बच्चे दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, उनकी अपनी उसमें एंटरटेनमेंट है। प्लांट्स का जो ये सनफ्लावर का हमने एग्जांपल लिया, वो भी शायद सूरज की दिशा को देखते हुए मुड़ रहा है, वो सन के हिसाब से कुछ ना कुछ चेंज कर रहा है। जब जैसे सन चेंज हो रहा है वैसे वैसे उसका फेस चेंज हो रहा है। तो ये सारे क्या है? जो आपको स्टिमुलस मिला और जो आपने रेस्पॉन्स किया। हम इस चैप्टर में उसी की बात करेंगे। और ये कितने टाइप के हो सकते हैं, मतलब जैसे केमिकल कोऑर्डिनेशन भी हम पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिकल इंपल्स वाला जो ये नर्वस सिस्टम वाला है इसको भी पढ़ेंगे। होता क्या है, सब कुछ एक एक करके बारी बारी से हम देख जाते हैं। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखिए, हमने समझ लिया कि स्टिमुलस और रेस्पॉन्स, इसी पे सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारा डिपेंड कर रहा है। फिर सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में कैसे होता है ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमने देख लिया कि जैसे हमको क्या है, जो भी कुछ हमने सराउंडिंग में देखा उसको हमने महसूस किया और फिर उस हिसाब से हमने उसको रेस्पॉन्ड किया। तो हम ये तीन तरीके से कर सकते हैं। पहला तो है, आपको मान लीजिए कुछ पड़ा हुआ मिला, अब आपका मन है उसको उठाएं ना उठाएं। सपोज करिए कि कहीं 100 रुपए का नोट गिरा हुआ है, अब उसको उठाएंगे तो आप सोच रहे होंगे क्या पता कोई प्रैंक कर रहा हो, क्या पता वो चिल्ड्रन बैंक का नोट हो। आप सोचेंगे समझेंगे फिर उस पर काम करेंगे। तो ये जो सोचा समझा कैलकुलेटेड जो आपका रेस्पॉन्स है वो आप सोच समझ के करें, तो आप उसको ऐसा कहिए कि वो वॉलेंटरी रेस्पॉन्स है। ये तो आपका वॉलेंटरी, जो सोचा समझा हुआ है। एक ऐसा आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ हो रहा होता है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कहीं कुछ खटाई कोई खा रहा है, अब उसको देख के अगर आपके मुंह में सलाइवा आ रहा है तो फिर ये तो आप इसको चाहे भी तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। फिर एक बात कहते हैं, जैसे आपको याद है कि आप याद करके सांस कब लिए थे, या आपने सोच समझ के दिल को कब धड़काया था। ये सारे एक्टिविटीज जो आपकी बॉडी में, जैसे आपका हार्ट हो गया, आपका डाइजेशन हो गया, ये सारी चीजें हो रही होती बॉडी में, लेकिन इनको आप कंट्रोल नहीं करते। तो ये क्या है? ये इनवॉलेंट्री है। ये दो तो हो गई। इसके बाद एक आता है जिसका नाम है रिफ्लेक्स एक्शन। ये ऐसा रिस्पॉन्स है जो सडन होता है। जैसे कि कोई आपके आंख की तरफ ऐसे पेन करे तो आप अपनी आंखें बंद कर लोगे। ये क्या था? आपने इसमें सोचा, दिमाग लगाया कि ये पेन मेरी तरफ आ रहा है आंखों पे और मुझे इसको मतलब इवेट करना है, अपनी आंखों को बंद करना है। ऐसा कुछ सोचा नहीं, बस आपसे जो बन पड़ा आपने कर दिया। कोई अचानक से आपकी तरफ कोई बॉल फेंक दे, या बॉल फेंकने का ऐसे ही एक्शन नट कर दे, तो उसमें भी आप क्या करते हो? डिफेंसिव होते हो। वो क्या है? उस समय आप क्या सोचते हो? बिल्कुल नहीं। वो आप एट रैंडम मतलब तुरंत ही तुरंत उस पर एक्शन ले लेते हो। वो क्या कहलाता है? वो रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये क्या है?
हमने जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है इनको 3 टाइप में बांट दिया। पहला वॉलंटरी, जो आप सोच समझ के करते हो। इनवॉलंटरी, जिस पे आपका कोई कमांड नहीं है। और रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एक्शन तो ये सडन है, जो एकदम झटके से हो गया। फिर आइए हम बात करते हैं, इतनी जो भी कुछ आपके बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं उसको आप कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हो। देखिए, उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए आपका नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जो टिश्यूज वाले चैप्टर में, कि ह्यूमन के अलग अलग टिश्यूज होते हैं। आपने मसल्स के बारे में, बोन्स के बारे में वहीं पे सारी चीजें पढ़ी होंगी। तो देखिए, केवल आपको आपके बॉडी में क्या होता है, मसल्स होती हैं जो मूवमेंट लाती हैं। अब उनको मसल्स को जो मतलब ये ऑर्डर मिलता है कि किस तरीके से मूव करना है, वो आपका ब्रेन सप्लाई करता है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले क्या है, सराउंडिंग्स में हो रहे चेंजेस को महसूस करना है। उसको महसूस करने के लिए आपके पास क्या है, रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर्स आपके जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उन्हीं में पाए जाते हैं। जैसे कि आपके ईयर है, ईयर है कान आपका, वो क्या है, फोनो रिसेप्टर है उसमें, जो सुनते हैं सिर्फ। ठीक। दूसरा आपका स्किन, स्किन में आपके क्या है, थर्मो रिसेप्टर्स, जो टेम्परेचर को नापते हैं। जैसे कोई चीज ठंडी है या गर्म है, उसका बस टेम्परेचर पता करने का, ये टेम्परेचर वाले रिसेप्टर्स आपके स्किन में होते हैं। फिर आपका टंग आ जाएगा। टंग का क्या काम है, वो आपका टेस्ट बताता है, जिसमें गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं। फिर आपका नोज हो गया, जो स्मेल डिटेक्ट करता है। उसमें क्या है, उसमें आपके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं, जो स्मेल को देखते हैं। फिर आपकी आंखें हो गई, आंखें आपकी फोटो रिसेप्टर्स। ये क्या है, आंखें जो लाइट को सेंस करती हैं, उनमें क्या होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये सारे सेंस ऑर्गन्स ने क्या किया है, आपका इनपुट लिया है बाहर से। अब इनपुट को उन्होंने क्या किया है, सेंस किया है। सेंस करने के बाद उसको आगे भेजा है ब्रेन के पास। ब्रेन ने उसको मैसेज को रीड किया, उस इनपुट को समझा, और क्या उसके बदले में क्या चेंज लाना है, क्या रिएक्शन देना है, उसके लिए आपके रेस्पॉन्स को भेजा। अच्छा, ये भेजते कैसे हैं, सब न्यूरॉन्स की मदद से। जो नर्वस टिश्यू है उसका जो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है वो न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन देखने में आपका कुछ इस तरीके से होता है, पत्ते जैसा। यहां आपके डेंड्राइट्स रहते हैं, जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। यहां न्यूक्लियस होता है, ये सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस है। यहां से इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है। ये आपका क्या है, एक्सॉन है। और यहां लास्ट में नर्व एंडिंग। और ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन के बाद में जहां से यहां पे क्या होता है, ये साइनेप्स होता है, जो एक गैप होता है। लेकिन ये गैप भी क्या करता है, इसी इलेक्ट्रिकल इंपल्स को केमिकल फॉर्म में चेंज करके आगे ट्रांसफर कराता है। फिर वो केमिकल क्या होता है, अगला यहां न्यूरॉन लगा है, उस न्यूरॉन के डेंड्राइट में रिसीव होगा, और वहां से इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में मैसेज ट्रेवल करेगा। फिर साइनेप्स में केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होके फिर वो क्या होगा, अगले न्यूरॉन को पास ऑन होगा। ये क्या होते हैं, इसी सीरीज में सेट होते हैं। बीच में एक जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं, साइनेप्स। तो जब हम न्यूरॉन पढ़ते हैं तो हमारा ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन का। और न्यूरॉन में क्या होता है, ये मैसेज इलेक्ट्रिकल इंपल्स में ट्रेवल करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंपल्स से आप समझ लो कि काफी तेजी से ट्रेवल करते हैं। आप महसूस किए होंगे, घर में बटन दबाते हो और तुरंत जो लाइट है, फैन है, या जिसको भी आप जिसकी स्विच दबाओ वो ऑन हो जाता है या ऑफ हो जाता है। तो कितना टाइम लगता है आप खुद जानते हो। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, मतलब मैसेजेस काफी तेज ट्रेवल करते हैं। तो आपने यहाँ पे न्यूरॉन भी पढ़ लिया। अब न्यूरॉन समझने के बाद हम क्या जान गए कि जो भी बॉडी में सेंस मिलता है उसको हमारे बॉडी के सेंसरी न्यूरॉन्स जो है, देखिए 3 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। पहला होता है सेंसरी। सेंसरी न्यूरॉन जो होगा
वो मैसेज को रिसीव करेगा, मतलब सराउंडिंग में हो रहे जो चेंजेस हैं, जो स्टिमुलस है उसको रिसीव करेगा, इनपुट लेगा, और वो ट्रैवल कहाँ कराएगा, ब्रेन के पास ले जाएगा। ब्रेन में इंफॉर्मेशन जो है वो रिसीव होती है, और रिसीव होके जो काम करना होता है, मतलब जैसे मान लो तुम्हारे तरफ कोई किसी ने कैच बुला के फेंका कि लो मनीष कैच पकड़ो, अब मेरी तरफ जो बॉल आ रही है वो उसको क्या है, फोटो रिसेप्टर्स, आंखों ने देख लिया, मैसेज पहुंच गया, और उसको क्या करना है, हमें कैच करना है, हट जाना है, मतलब अच्छा खासा टाइम ले रहा है वो बॉल आने में मेरी तरफ, कोई झटके से नहीं आ रहा है, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन में मत उसको गिनिएगा। मेरी तरफ कोई बॉल आ रही तो मुझे क्या कैच करना है, या कोई नाली में डुबा के कैच फेंक रहा तब थोड़ी ना मैं उसको कैच करूंगा, तो मुझे वहां से हटना होगा। तो ये सारा इंफॉर्मेशन जो करना होगा मेरे हाथों को या शरीर को, जिसको भी करना होगा, वो ब्रेन वहां पे बता देगा, और ब्रेन से मैसेज जो जाएगा जिस मसल्स को, मतलब हाथ से, हाथ को कैच करना है तो हाथ को मैसेज जाएगा, अगर वहां से बगल हटना है तो पैरों को, तो वो जो मैसेज ब्रेन से लेके आएंगे जो न्यूरॉन्स, उनको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स। और ये मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शन ब्रेन से बन रहा है उसमें मदद करते हैं हमारे रिले न्यूरॉन्स। ठीक है, तो यही सारा इसका हिसाब किताब है। अच्छा, यही जो आपका नर्वस सिस्टम है न्यूरॉन से बना हुआ, नर्वस सिस्टम भी आपका दो टाइप का होता है। पहला तो होता है, देखिए, जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करके ब्रेन तक ले जाता है, और दूसरा होता है जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन को पूरे बॉडी को भेज देता है। तो उस बिहाफ पे हमारे पास दो नर्वस सिस्टम, दो टाइप के हैं, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जब बात की जाए, मान लो ये आपका ह्यूमन बॉडी बनाते हैं, यहां से मान लीजिए उसके हाथ पैर बने, और यहीं पे आपका देखिए ये ब्रेन है यहाँ पे, और ब्रेन से देखोगे, ब्रेन से नीचे वाले हिस्से से कनेक्टेड ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो आपका पीछे आप रीढ़ की हड्डी देखते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, वो जो हड्डी है जिसको आप छुएंगे अपने पीठ पे तो दरदरा सा या उभरा उभरा सा खुबर खाबर दिखेगा, वो एक ढांचा है हड्डियों का, जो एक ऑर्गन को, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन को बचा रहा है, वही इंपॉर्टेंट ऑर्गन का स्पाइनल कॉर्ड है। तो सारी बॉडी से जो सेंस जाता है वो सब इधर से उधर से सब इकट्ठा होगा कहाँ पे, आपका स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ ब्रेन को जाएगा। तो ये क्या है, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बता रहा है। और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो यहां से इंफॉर्मेशन पास ऑन होगी, जैसे ब्रेन में है तो क्रेनियल नर्व्स उसको होंगे, या स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल नर्व्स होंगे, वो पूरे बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहाँ पे आप समझ गए। ठीक है, अब इनका काम कैसे कैसे क्या क्या होता है, आप लगभग थोड़ी थोड़ी आइडिया आपको लग गई होगी। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जो झटके से आप रिस्पॉन्स लेते हो। कई बार ऐसा मौका आता है जब आप देखते हो कि मतलब जैसे कोई गर्म चीज पे आपका हाथ पड़ गया, अब गर्म चीज पे हाथ पड़ा, अब मैं उसको अगर दो तरीके से यहाँ पे नापता हूँ। पहला तरीका, जैसे कि हाथ को मतलब गर्म महसूस हुआ, अब वो बहुत गर्म है, वो मैंने इंफॉर्मेशन ब्रेन तक, मतलब सेंट्रल जो आपके सेंसरी न्यूरॉन्स को पहुंचाएंगे, फिर सोचेंगे कि कितना गर्म है, हाथ को क्या जलेगा, नुकसान होगा, छाला पड़ेगा, फिर उसके बाद दवाई लगानी पड़ेगी, दुनिया भर का सोच विचार देखो। थिंकिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। थिंकिंग इतना आसानी से आप उसको मतलब मत लीजिए कि बहुत झटके से कोई काम हो रहा है। तो वो सोचने के बाद फिर वहां से रिस्पॉन्स देगा कि हाथ हटाना है, क्या करना है, फिर ये तो इतना टाइम नहीं लगता है। आप कभी देखेंगे फटाक से गर्म पे एक हाथ गया और तुरंत झटके से हाथ हाथ हटा लोगे, तो वहां बाद में बता रहे बड़ा गर्म था यार, अभी तो जल जाते हैं। तो ये क्या है, आपके ब्रेन को इंफॉर्मेशन बाद में पहुंची, हाथ पहले हट गया। बाइक चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, अचानक से कोई चीज दौड़ पड़ी आपके आगे, अब उतना अगर सोचोगे कि ये जो दौड़ के आ रहा कुत्ता है कि बिल्ली है, उसके बाद आएगा आगे, मैं ब्रेक लगाऊं, फिर ब्रेक लगाऊंगा, अगर कहीं इमरजेंसी ब्रेक लगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं फिसल के गिर जाऊं, धीरे लगाऊं, चढ़ा दूं उसके ऊपर, दुनिया भर की आप इतनी थिंकिंग होती नहीं है। आप फटाक से स्टीयरिंग काट के, और जब बच जाते हो उसका समझ में, अरे यार ये तो बहुत क्लोज कांटेक्ट था, बच गए।
तो ये क्या था, काम आपने रिएक्शन पहले दे दिया, सोचा उसके बारे में बाद में, तो वो टाइप के एक्शंस होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। उसमें क्या होगा कि पूरी बॉडी से जो भी कुछ सेंस गया वो सारा सेंस कहाँ इकट्ठा होता है, स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में होते हुए फिर नली ऐसे जो स्पाइनल कॉर्ड की गई है उसी को ब्रेन में पहुंचाया जाता है। यहां ऐसा नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, मान लो आपका यह हाथ है, यहां क्या है, हॉट ऑब्जेक्ट है। पहले क्या होगा, ये इंफॉर्मेशन जाएगी यहां पे स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड में एक इंफॉर्मेशन जाएगा, यहीं से क्या होना है, ब्रेन के लिए मैसेज जाएगा। बट यहां क्या होगा, ये इंफॉर्मेशन गई और यहां से फटाक से तुरंत रेस्पॉन्स आएगा, मतलब इफेक्टर तुरंत उसको क्या कहेगा, रिमूव द हेड फ्रॉम द, मतलब हाथ वहां से हटाइए, तो हाथ पहले हट जाएगा। तो ये जो शॉर्टकट आप देख रहे हैं इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। ये जो रिफ्लेक्स आर्क है इसने आपके हाथ को जलने से बचा लिया, बाद में इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंची, तो ये क्या है, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जो झटके से होता है। अच्छा, रिफ्लेक्स एक्शन आपका जनरली पहले छोटे जानवरों में पाया जाता था, जिनके पास सोचने की क्षमता नहीं होती थी, जिनका ब्रेन या जिनका नर्वस सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता था, उनके लिए ये चीज थी। बट जैसे जैसे थिंकिंग कैपेसिटी इवॉल्व होती गई तो ये जो पार्ट है रिफ्लेक्स एक्शन, वो रह गया, वो कहीं गया नहीं। वो मतलब आज के हिसाब से देखा जाए तो उसको ट्रेन भी कर देते हैं लोग, जैसे जो लोग फार्मूला 1 रेसिंग वगैरह F1 कार की करते हैं, उनका रिफ्लेक्स बहुत तेज होता है, क्योंकि वो इतनी स्पीड पे चलते हैं, अगर तुरंत तुरंत वो जो चेंजेस ना लें तो बहुत मतलब उनके लिए भारी एक्सीडेंट हो सकता है, तो उनका रिफ्लेक्स एक्शन बहुत तेज होगा। जो फुटबॉल वगैरह में गोल कीपिंग करते हैं, हॉकी में, फुटबॉल में, कहीं भी जो गोल कीपिंग करते हैं, उनका रिफ्लेक्स बहुत तेज होता है। विकेट कीपिंग की भी देखिए, जो स्टंपिंग कर रहे हैं वो इतना अगर सोचेंगे तो काम हो जाएगा, वो फटाक से क्या हाथ उनका सेट हो गया है। तो रिफ्लेक्स एक्शन को आप ट्रेन भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने टाइप ऑफ रिस्पॉन्स पढ़ लिया, अब नीड फॉर रिफ्लेक्स एक्शन भी आपने पढ़ लिया। नीड फॉर रिफ्लेक्स एक्शन क्या है कि जिस तरीके से भाई अगर आप सोचने लगेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, इसलिए पहले क्या है, पहले आपको प्रतिक्रिया देनी है, रेस्पॉन्स देना, सोचना काम बाद में होगा। तो वो क्या है आपका रिफ्लेक्स एक्शन, वहीं पे उसकी नीड समझ में आ जाती है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम आपने पढ़ लिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब बात आती है ह्यूमन ब्रेन की। ह्यूमन ब्रेन जो आपका होता है वो क्या होता है, किस तरीके से फंक्शन करता है, कितने पार्ट्स होते हैं, तो आइए हम उसको समझते हैं। ह्यूमन ब्रेन आपका सबसे मतलब जान लीजिए कि सबसे नायाब चीज आपके पास जो है आपका ब्रेन ही है। इवन साइंटिस्ट भी आज तक नहीं जान पाते हैं अच्छे से कि हमारा ब्रेन काम कैसे करता है। इतना ब्रेन से हम क्या क्या ना कुछ बना देते हैं, बट ब्रेन एक्चुअली कैसे वर्क करता है ये हमारे लिए आज भी मिस्ट्री है। जैसे ब्रेन कैसे काम करता है, हमको हिकअप्स यानी हिचकियां क्यों आती हैं, हिचकियां कैसे आती है तो पता है कि डायफ्राम ऐसे ऐसे मूव करता है, लेकिन क्यों आती हैं ये आज भी एक मिस्ट्री है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम जो समझ सकते हैं वही समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रेन एक्चुअल में क्या होता है। तो ब्रेन आपका पूरा थिंकिंग कैपेसिटी के अलावा भी कई सारे काम करता है। जैसे ब्रेन आपका डिवाइडेड है 3 पार्ट में, जिसमें सबसे पहला है आपका फोर ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब आगे का हिस्सा, जो ये आगे का माथा है वो आपका क्या काम करता है, सारा कुछ जो वॉलेंट्री काम है, जितना आप सोच विचारी करके करते हो वो सब फोर ब्रेन से होता है। और फोर ब्रेन में ही आपका मेमोरी वाला हिस्सा होता है, जिसमें आप कोई चीज याद रखते हो, जो इंटेलिजेंस है आपका वो फोर ब्रेन में है, ठीक है। आप उसको जनरली सेरेब्रम बुलाते हो। क्या बुलाते हो, सेरेब्रम। इसलिए नाम लिख रहा हूं क्योंकि आगे चल के एक पीछे सेरेबलम भी होता है, तो सेरेबलम और सेरेब्रम दोनों में फर्क है। तो सेरेबलम आपका ये जो पिछला मस्तिष्क है, जैसे 3 टाइप के ब्रेन होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन आगे वाला, मिड ब्रेन बीच में और हाइंड ब्रेन पीछे वाला। तो फोर ब्रेन का काम आप समझ गए, सारे वॉलेंट्री एक्शंस, थिंकिंग, रीजनिंग या मेमोरी सब कुछ आपका फोर ब्रेन में। इवन देखिए खाना खा रहे हो, पेट भर गया, ये महसूस कहां से होगा, ये भी आपका फोर ब्रेन का ही पार्ट है। फोर ब्रेन में भी आगे अलग अलग मतलब सेंटर्स होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। फिर अगला आ जाता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन आपके बीच में होता है, वो जनरली जितने भी आपके इनवॉलेंट्री काम है जो आप चाहो ना चाहो वो होता है। जैसे आप कभी जानबूझ के ऐसा करते हो, खाना खाया अब बैठ के डाइजेशन करने का कोई प्रोसेस चालू करता हूं, सोचता हूं अभी डाइजेशन हो जाएगा, नहीं, ये अपने आप होता है। आप हार्ट बीट को कभी भी वॉलेंटरली ऐसे आप सोचो कि मेरा हार्ट बीट थोड़ा रुक जाए, कुछ देर आराम कर ले, ऐसा होगा? आपके सोचने से
नहीं होगा, इसको आप वॉलेंटरीली कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो मिड ब्रेन है वो आपका जितने सारे इनवॉलेंटरी एक्शंस हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर लास्ट में आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन आपका पीछे होता है, उसमें 3 पार्ट्स आपके जनरली होते हैं, पॉन्स, मेड्यूला और आखिरी में आता है सेरेबेलम। तो पॉन्स, मेडुला या सेरेबेलम, जैसे पॉन्स की बात करें तो वो कुछ इनवॉलेंटरी एक्शंस में भी हेल्प करता है और बाकी आपका रेस्पिरेटरी रिदम में भी हेल्प करेगा। फिर मेडुला आ जाता है। मेडुला में आपका जो सलाइवेशन हो गया या जैसे आपको वॉमिटिंग वगैरह जो फीलिंग आती है वो सब मेडुला आपसे करवाता है। फिर लास्ट में सेरेबेलम जो आता है, सेरेबेलम आपका पोस्चर एंड बैलेंस में काम आता है। जितना भी आपको बारीक काम करना है, मान लो एक पतली सी लाइन बना दी, बोले इसी पे चलना है, तो जिसका सेरेबेलम प्रॉपर वर्क कर रहा होगा वही उसको मतलब परफॉर्म कर पाएगा। फिर वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, जहां भी आपको बैलेंस मेंटेन करना है, पोस्चर मेंटेन करना है, वो सब आपका सेरेबेलम करवाता है। अगर कोई बहुत ज्यादा शराब पी ले तो उसका सेरेबेलम जो है वो ठीक से काम नहीं करता, इसीलिए कोई शराबी जो है वो ऐसे बारीक काम जैसे एक प्रॉपर लाइन पे चलना वो नहीं कर पाएगा, बोलने में भी वो लड़खड़ाएगा। तो ठीक है, उसी का पोस्चर बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। तो आपने ब्रेन को समझ लिया। ब्रेन आपके 3 पार्ट में होता है। सबसे पहले फोर ब्रेन, आगे वाला हिस्सा जिसका काम क्या है, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, जो मतलब आपका टोटल इंटेलिजेंस वाली बात है वो फोर ब्रेन से है। इनवॉलंटरी एक्शंस मिड ब्रेन से। और जो हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन में आपके आपने जान लिया पॉन्स, मेडुला और सेरेबेलम होते हैं, जिनमें से एक का काम, पॉन्स का काम आपका रेस्पिरेटरी रिदम और इनवॉलंटरी कुछ एक्शंस, मेडुला का काम आपका वोमिटिंग वगैरह से रिलेटेड और सेरेबेलम आपका पोस्चर एंड बैलेंस में हेल्प कर रहा है। फिर आ जाते हैं हम मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू मतलब जो मोटर न्यूरॉन्स आते हैं ब्रेन से, जो इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं कि हाथ को हटाना है, उठाना है, पटकना है, जो भी करना है, वो जो मोटर न्यूरॉन्स आएंगे वो कहां पे आएंगे, वो मस्कुलर टिश्यू में आके इन्फॉर्मेशन छोड़ेंगे। वहीं से साइनेप्सेस क्या होंगी, केमिकल इंपल्स को पूरे हाथ को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर वो क्या होगा, हाथ में वहां पे आपने 9th क्लास में एनिमल टिश्यू में पढ़ा होगा, जो आपका क्या है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, इसी प्रोसेस से आपका मसल्स मूव करते हैं। और ये आपके एक्टिन, मायोसिन वगैरह आपने वहां पे पढ़ा होगा। तो उससे क्या होता है, मसल्स जो है मूव करती हैं, किस प्रोसेस से, सिंपल बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। फिर बात करते हैं हम लिमिटेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। लिमिटेशन ऑफ नर्वस सिस्टम में क्या है, जो भी आप इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कंडक्ट कर रहे हो वो देखिए लगातार नहीं हो सकती हैं। जैसे कि अगर एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स कंडक्ट हो गया, अब उसके तुरंत बाद अगर दूसरा इंपल्स मिल गया तो वो उसको प्रोसेस करने में टाइम लगा देगा। ठीक है, जैसे कि आप एक जगह मारो तो आपको चोट लगेगी, उसी जगह बार बार मारते रहो तो जगह सुन्न हो जाएगी, उतना दर्द पहले जितना नहीं होगा। तो ये क्या है, ये कुछ लिमिटेशंस है जिनके कारण हमारे बॉडी में जो प्रोलॉन्ग्ड रिस्पॉन्स है वो आता है अलग टाइप से। जैसे कि अगर आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, कुत्ते को आपने देखा तो अब भागना चालू किया, लेकिन वो कुत्ता नजदीक आया जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, भौंक रहा है, क्या कर रहा है, ये लगातार जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको आपका ये नर्वस सिस्टम फेल हो जाएगा कोऑर्डिनेट करने में। वहां पे आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन माने हार्मोनल। एक बार एक केमिकल रिलीज हो गया, फिर वो मसल्स को उतनी देर तक एक्टिव रखेगा जब तक आप उस डेंजर से बाहर नहीं आता, तो कुछ देर तक वो आपके बॉडी में हार्मोन रहेगा। ठीक है, जब तक वो काम नहीं करा देगा वो हार्मोन आपका सेक्रीट होता रहेगा। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ने के लिए हम देखते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन दोनों में होता है, प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। जैसे पहले हम पढ़ लेते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। जैसे कि हार्मोनल जो होता है, देखिए कोऑर्डिनेशन जो आपका वर्ड है प्लांट्स के लिए, वो आप ऐसे समझे 2 टाइप में आता है। जो कुछ भी आपको स्टिमुलस मिला उसके लिए आपको रेस्पॉन्स देना है, तो रेस्पॉन्स 2 टाइप का होता है प्लांट्स में। एक जो होता है ग्रोथ जिसमें हो जाती है, दूसरा है जिसमें ग्रोथ नहीं होती है। तो एक तो क्या है ग्रोथ इंडिपेंडेंट, जिससे ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है, वो बस मोशन ऐसे मूव कर रहा है। दूसरा जिसमें ग्रोथ हो जाती है, जैसे कि अब हम देखें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब देखिए जैसे कि आपने छुई मुई का पौधा देखा होगा, आप उसको छुएंगे और उसकी लीफ जो है फोल्ड हो जाएंगे। फिर पिचर प्लांट या विनस फ्लाई ट्रैप टाइप के पौधे होते हैं जिसपे इंसेक्ट बैठा है, बस अचानक से उसके पंखुड़ियां बंद हो जाएंगे और वो जो इंसेक्ट है वो उसके अंदर ट्रैप हो जाएगा। तो ये क्या है,
या जो सूरजमुखी का पौधा है उसमें भी देखेंगे जैसे जैसे सूरज मुड़ रहा है वैसे वैसे वो सनफ्लावर का जो फ्लावर है वो उसकी तरफ मूव करता रहेगा। तो इन केसेस में देख रहे हैं क्या कहीं ग्रोथ हो रही है, कहीं कोई लंबा हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ है। तो ये होता कैसे है तो बता दें इसके लिए, इसमें आपका कहीं ना कहीं वाटर मूवमेंट्स होता है। जैसे कि जैसे जो छुई मुई का पौधा था टच मी नॉट वाला, उस पे आपने जैसे उंगली रखी तो वहां से क्या होगा, वाटर जो है वो उस पार्ट से रिमूव हो जाएगा। तो वो पार्ट जैसे पानी वहां से मूव किया तो वो क्या होंगे, सिकुड़ जाएंगे। फिर पानी वापस जब उसमें वापस आएगा तो वो वापस से फूल जाएंगे। तो वाटर मूवमेंट के कारण ये हो जाता है। फिर अगली बात करते हैं जो ग्रोथ डिपेंडेंट होते हैं। तो जो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट है उसको हम ट्रॉपिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिज्म। अब ट्रॉपिज्म कितने टाइप का होता है तो हम बहुत सारे टाइप उसमें होते हैं। जैसे एक तो हो गया थिग्मोट्रॉपिज्म, जैसे कि ऐसे पौधे देखे होंगे जिसमें टेंड्रिल्स निकलते हैं छोटे छोटे ऐठे ऐठे से, जो क्रीपर्स और क्लाइंबर्स में एक्चुअल में जैसे आपका पंपकिन वगैरह का, लौकी का, ये सब के पौधे जो चढ़ जाते हैं ऊपर किसी सहारे से, वो क्या है उनमें देखेंगे आप छोटे छोटे से ऐठे ऐठे से वो टेंड्रिल्स निकलते हैं जो पकड़ पकड़ के चढ़ने में मदद करते हैं। तो जैसे आप देखेंगे किसी, मान लीजिए यहाँ आपका वो क्रीपर या क्लाइंबर टाइप का कोई पौधा है, अब वो यहाँ पे कोई सपोर्ट पाएगा जहां से उसको क्या है छत पे चढ़ सकता है वो, तो वो क्या करेगा, जिस तरफ उसका ये टच होगा वहीं पे ग्रोथ ज्यादा होगी। ये इधर के टेंड्रिल्स उतने मूव नहीं करेंगे जितने यहाँ के मूव करेंगे। तो वो क्या शो कर रहा है, थिग्मोट्रॉपिज्म। फिर एक होता है आपका जियोट्रॉपिज्म। जियो मतलब रिलेटेड टू ग्रेविटी एंड अर्थ, जो या तो अर्थ से दूर या अर्थ के आई एम सॉरी अर्थ की तरफ मूव करेगा, वो क्या है, जियोट्रॉपिज्म। फिर एक होता है आपका पानी से, हाइड्रोट्रॉपिज्म। जो क्या है आपके वाटर के कारण मूवमेंट हो रही है। फिर एक आपका और होता है कीमोट्रॉपिज्म, जो ग्रोथ किस वजह से होगी, केमिकल रेस्पॉन्स की वजह से। जैसे कि जब एक पॉलन ग्रेन आपका जैसे ही आके स्टिग्मा पे गिरेगा तो स्टिग्मा से क्या होगा, दो पॉलन ट्यूब्स निकल के फटाक से उस पॉलन ग्रेन को ओवरी तक पहुंचाने का काम करेंगे। वो किसका एग्जांपल है, वो आपका कीमोट्रॉपिज्म का एग्जांपल है। अच्छा, इसके अलावा प्लांट्स में जो हार्मोन्स होते हैं उसकी बात करें, प्लांट्स में भी आपके कुछ हार्मोन्स होते हैं जो आपका डेफिनेट प्रोसेस उनका फिक्स है, वही काम करते हैं। जैसे कि प्लांट हार्मोन में एक आता है आपका ऑक्सिन। ये हार्मोन आपका ग्रोथ से रिलेटेड मतलब इसका फंक्शन है, जो ग्रोथ में हेल्प करता है। प्लांट्स के शूट्स में पाया जाता है ऊपरी हिस्से में, जो प्लांट को ग्रोथ प्रोवाइड करता है। फिर जिबरेलिन आता है, साइटोकाइनिन आता है या एब्सिसिक एसिड आता है। ये सारे भी आपके हार्मोन्स होते हैं जो क्या करते हैं, जिबरेलिन आपका स्टेम को डेवलप करता है। जैसे शुगर केन वगैरह के प्लांट्स हैं में आप जिबरेलिन प्रोवाइड करोगे तो शुगर केन थोड़ा मोटा होगा। अब गन्ना का मोटा होना मतलब उसमें ज्यादा रस होगा और वो ज्यादा आपके लिए काम का होगा। साइटोकाइनिन एक होता है, साइटोकाइनिन का काम होता है आपका सेल डिवीजन में हेल्प करता है वो। फिर एब्सिसिक एसिड आ जाएगा, एब्सिसिक एसिड आपका विल्टिंग ऑफ लीफ वगैरह में काम करता है, जो खराब पत्ते हो गए उनको झड़ाने में हेल्प करेगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं हार्मोन इन एनिमल्स। एनिमल्स में भी हार्मोन्स होते हैं, बिल्कुल आपने अभी जस्ट ऊपर पढ़ा है कि जैसे जो प्रोलॉन्ग्ड रेस्पॉन्स आपको देना है तो केमिकल कोऑर्डिनेशन ही उसका जो की है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंपल्स आपका बार बार जनरेट नहीं हो सकता है। एक बार जनरेट हुआ है तो दूसरी बार जनरेट होने में उसको टाइम लगेगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, केमिकल कोऑर्डिनेशन का हेल्प लेना है। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन आपका हार्मोन्स की मदद से होता है। तो एनिमल्स में भी हार्मोन्स पाए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप बात कर लीजिए HGH, ग्रोथ का हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में मौजूद होता है। तो HGH आपका कहां से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में। फिर एक थायरॉक्सिन हार्मोन जो बॉडी में फैट का, प्रोटीन का, ये सब का मेटाबॉलिज्म देखता है, थायरॉक्सिन, वो आपका थायराइड ग्लैंड से निकलता है। वो थायराइड ग्लैंड आपका कहाँ है, गले में होता है। फिर आपका एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं जो किडनी के ऊपर हिस्से में पाए जाते हैं। वो एड्रीनलिन नाम का हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं।
जब भी किसी सिचुएशन में आपको फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन आ जाए, या तो भागो या तो भिड़ो, उस केस में जैसे कुत्ता पीछे पड़ा था, तो उस समय आपके बॉडी में एड्रेनलिन निकलेगा। वो एड्रेनलिन किससे निकलता है? एड्रीनल ग्लैंड से, जो आपके किडनी के ऊपर मौजूद होते हैं। इसके अलावा आपके पास सेक्स हार्मोन्स भी होता है। मेल्स में आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, फीमेल में आपका एस्ट्रोजन है। तो ये सब क्या होते हैं? ये आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर आपका सेक्सुअल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, मतलब मेल्स एज वेल एज फीमेल्स में। मेल्स के केस में टेस्टोस्टेरोन हेल्प करता है और फीमेल के केस में एस्ट्रोजन हेल्प करता है। फिर आ जाता है आपके पैनक्रियास की बात करें, पत्ते जैसा शेप होता है। पैनक्रियास का काम क्या है? पैनक्रियास एक हार्मोन निकालते हैं, इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का काम आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखना है। जो क्या करता है? जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। देखिए, ग्लूकोज अगर शुगर बॉडी में घूमेगा तो नुकसान करेगा, लेकिन अगर उसी को हम ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दें तो ये कौन करेगा? ये आपका इंसुलिन हार्मोन करता है। ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया तो वो एक स्टोर्ड एनर्जी की फॉर्म में रहेगा। जब भी आपको जरूरत होगी तो वही क्या है? वही जो आपका ग्लाइकोजन है वो बाद में ब्रेक हो जाके ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ग्लूकोज आपको एनर्जी देगा और ऑक्सीजन उसका रेस्पिरेशन करने में हेल्प। देखिए भाई, कुछ भी कंबशन करना है, कुछ भी बर्निंग करनी है, तो ग्लूकोज के साथ साथ क्या है? ऑक्सीजन जरूरी है। कंबशन के लिए ऑक्सीजन बहुत ही, मतलब द मोस्ट एसेंशियल थिंग है। तो उसको क्या है? ग्लाइकोजन आपका बाद में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम ये इंसुलिन करता है। अगर यही ना हो तो आपकी बॉडी में दिक्कत भी हो सकती है, जिसको आप डायबिटीज बोलते हो। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो ये आपके शरीर को दिक्कत में डाल देगा। आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, आप कहेंगे आपको डायबिटीज हुआ है। और दूसरा केस क्या है? जैसे थायरॉक्सिन वाला हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड से निकल रहा था, वो भी अगर नहीं होगा तो आपके गले में गॉइटर वाली प्रॉब्लम है, स्वोलन नेक, गला फूल जाता है। तो वो क्या है? वो सब आपके इसी वजह से होते हैं। ठीक, फिर आता है लास्ट में पढ़ते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म मतलब कि जैसे अगर आपने एक बार आपके बॉडी में एड्रीनल ग्लैंड सेक्रेट कर दिया, एड्रेनलिन हार्मोन, आपके पीछे कुत्ता पड़ा और वो सेक्रेट कर दिया। अब सेक्रेट कर दिया, अब भागे वहां से, क्योंकि वो क्या करेगा? वो बॉडी में, देखिए मैं उसका प्रोसेस समझाता हूं। जैसे ही आपके बॉडी में एड्रेनलिन ग्लैंड का, मतलब एड्रेनलिन हार्मोन सेक्रेट हुआ, तो वैसे ही आपकी बॉडी का जो ऑक्सीजन कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगा। आपके मसल्स में ज्यादा ऑक्सीजन जाने लगेगी। जो नॉन एसेंशियल ऑर्गन्स हैं उनको कुछ देर तक ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, आपके ज्यादातर मसल्स में ऑक्सीजन आ जाएगी और आप फटाक से भागोगे। मसल्स में ज्यादा ऑक्सीजन है तो लैक्टिक एसिड देर से बनेगा, आप दूर तक और तेजी से भाग सकोगे। बट क्या एक बार जब आपने उस कुत्ते से अपना पीछा छुड़ा लिया तो फिर क्या वो लगातार निकलते रहेगा? बिल्कुल नहीं, वो रुक जाएगा और रुक जाने के बाद आप नॉर्मल फिर फंक्शन कर लोगे। आपके प्रॉपर सारे ऑर्गन्स को एक हिसाब की ऑक्सीजन मिलने लगेगी। ऐसा नहीं है सारा ऑक्सीजन मिला जुला के आपके मसल्स को पहुंचाया जा रहा है। तो ये क्या है? जब कंडीशन, जब जरूरत नहीं है तो फिर वो जो सेक्रेशन है, जो हार्मोन का निकलना है, वो बंद हो गया। तो यही क्या है? फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, बॉडी में आपके ग्लूकोज बढ़ा, अचानक से आपने शुगर इंटेक ज्यादा किया और ब्लड शुगर लेवल बढ़ा, तो ज्यादा शुगर लेवल देखते ही क्या होगा? इंसुलिन फटाफट निकलेगा और इंसुलिन वो घूम रहे सारे शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके आपको राहत दे देगा। बट जब एक बार सब इंसुलिन ने काम कर दिया, सब ग्लाइकोजन में बदल दिया, अब ब्लड शुगर में आपके काफी गिरावट आ गई, तो फिर क्या है? फिर इंसुलिन बेकार में थोड़ी ना प्रोड्यूस होता रहेगा उतनी ज्यादा अमाउंट में, तो फिर हिसाब में आ जाएगा अपने। तो यही क्या है? फीडबैक मैकेनिज्म यही बता रहा है कि जब आपको जितनी जरूरत है उतना ही हार्मोन सेक्रेट कराने के लिए जो मैकेनिज्म, उसको बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आपसे आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। ठीक है, कुछ हमारे गले में कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए आवाज भी थोड़ी सी बज के निकल रही है और खांसी वगैरह भी आ रही है, तो मौसम ही वही है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। और अब अगले बार आपको मिलते हैं हम किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।